बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज दो इम्पोर्टेंट खबरें हैं। एक तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का इद्दत का केस जो है वो है, और इस बात का कवी इम्कान है कि आज इद्दत केस में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के या तो केस ख़त्म हो जाएगा या फिर उनकी इस मुकदमे में सजाएं जो हैं वो मुअत्तल कर दी जाएंगी, ताकि बुशरा बीबी जो हैं वो आज़ाद हो सकें, रिहा हो सकें। क्योंकि ये मुकदमा आपको मालूम है किस नौइयत का था और बेसलेस मुकदमा है, और अब मुद्दई भी फरार है और सरकारी वकील भी अदालत में हाजिर नहीं हो रहा इमरान खान साहब का। और बुशरा बीबी का वकील जो है वो मौजूद होते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने लास्ट हियरिंग पे मुदल्लल दलाइल दिए थे और उससे अदालत मुतमईन नजर आई थी, लेकिन एक ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करना चाह रहे थे, इसलिए सरकारी वकील को और मुद्दई खावर मानिका को एक मौका दिया गया था। आज वो मामला, वो केस जो है आज टेकअप किया जाएगा, क्योंकि आज लास्ट वर्किंग डे है और कल से ईद की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, और इम्कान यही है कि आज पाकिस्तान में भी ईद का चांद जो है वो नज़र आ जाएगा, और इस तरीके से 29 रोज़े मुकम्मल होने पर कल पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। जबकि दीगर मुल्कों में आपको मालूम है कि वहाँ पे चांद नज़र नहीं आया था, और दीगर मुल्कों में खासतौर पर मिडल ईस्ट हो, बरतानिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, वहाँ पे सऊदी अरब के मुताबिक ईद मनाई जा रही है। सऊदी अरब में जो चांद नज़र नहीं आया था उसके अकॉर्डिंगली, तो इसलिए जनाब आज एक तो इद्दत का केस जो है, इद्दत वाला केस, वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर कोई प्रेशर आया, जैसा कि आजकल सूरत हाल बहुत ही कशीदा हो गई है, जब से इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है और जन आसिम मुनीर साहब का नाम लिया है, तब से जो जेल में और अदरवाइज भी थोड़े से तेवर मिजाज यार के बदले बदले से लग रहे हैं, और इमरान खान साहब पे सख्तियां भी शुरू कर दी गई हैं। तो बहरहाल देखना है कि आज जज साहब क्या करते हैं इद्दत वाले केस में, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि मेरिट पर फैसला होगा, तो फिर वो एक 5 मिनट के अंदर अंदर वो केस खत्म हो जाएगा। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट आज होना है डेवलपमेंट है, वो है सेनेट का इलेक्शन। सेनेट के नए मुंतखब अरकान जो हैं वो हलफ उठाएंगे, और उसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होना है। ये बता दूं कि ये भी उसी नौइयत का एक फेक जो निज़ाम कायम किया जा रहा है, जाली निज़ाम, और इसकी बुनियाद जो है वो इलेक्शन चोरी पे है, मैंडेट चोरी पे है। उस इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी पे जितनी भी इमारतें खड़ी की जाएंगी वो सब की सब दागदार होंगी, सब की सब बेसलेस होंगी, सब की सब जो है उनकी कोई अखलाकी, कानूनी, आइनी और जमहूरी हैसियत नहीं होगी। लेकिन चूंकि माइट इज़ राइट का कानून चल रहा है, इसलिए माइट इज़ राइट यही है कि जनाब बस इस निज़ाम को एक बेबुनियाद झूठे निज़ाम को कायम करना है, और इस झूठ और फ्रॉड पर मबनी इस निज़ाम से खैर की तवक्को की जा रही है, जो कभी भी नहीं होनी। तो बहरहाल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जोड़ तोड़ भी जारी है, क्योंकि जोड़ तोड़ इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इसका बाइकआउट कर दिया है, और उसकी वजह कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन हुआ नहीं, और कोशिश की गई थी, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कोशिश की गई कि इस पे स्टे हो जाए, लेकिन पिशावर हाई कोर्ट ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने केस सुना और उसके बाद उन्होंने स्टे ग्रांट नहीं किया। इसलिए ये सारी की सारी जो इमारत है, उस पे जो कुछ भी तामीर किया जा रहा है, वो सारी की सारी इमारत बैक वक्त जो है वो ज़मीन बोस होगी। वो 2 हफ्ते में होती है, 2 महीनों में होती है, या फिर 6 महीनों में होती है, 8 महीनों में होती है। ये इसका वक्त का तयन अल्लाह ताला को मालूम है कि कब होगी, लेकिन ये झूठ और फरेब पर मबनी ये इमारत कायम नहीं रह सकती। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया है, और खैबर पख्तूनख्वा वैसे भी एक पूरा सूबा है, वो इलेक्टोरल कॉलेज भी मुकम्मल नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती की जा रही है। इस सिलसिले में हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं के वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण, सेनेटर शेरी रहमान और नवीद कमर और की मौलाना गफूर हैदरी साहब से मुलाकात हुई कल, और मौलाना गफूर हैदरी साहब को के JUI के लिए कहा गया कि JUI जो है वो सपोर्ट करे चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ गिलानी उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करे, और मुतहदा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के मुतफिका उम्मीदवार हैं गिलानी साहब, तो उनको सपोर्ट किया जाए। देखते हैं
کہ اس سلسلے میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے وفد سینیٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی تھے، سینیٹر کامران مرتضیٰ، مولانا عطاء الحق درویش اور سینیٹر دلاور خان، وہ موجود تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم اپنی قیادت تک پہنچائیں گے بات، تو جو قیادت فیصلہ کرے گی وہی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ یہ بھی آپ بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت الیکشن میں اس میں ووٹ دے یا نہ دے، ظاہر ہے جب وہی یک طرفہ گیا ہے تو یک طرفے کا مراد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حصہ لے نہیں رہی اور اپوزیشن اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے آج ان اپوزڈ بلا مقابلہ ہو جائے گا اور گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ بن جائیں گے۔ انوار کاکڑ صاحب نہیں بن سکے، ان کے لیے کوشش بھی کی گئی، ملٹری لیڈرشپ نے بھی کی، اسٹیبلشمنٹ نے بھی کی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بات نہیں بن سکی۔ اب آتے ہیں جی فردر آگے، جو امپورٹنٹ ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کرنی ہے۔ آج وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، شہباز شریف صاحب گئے تھے، ساتھ مریم صاحبہ تھیں، ساتھ ان کی فیملی کے دیگر ممبرز بھی تھے اور وزیر بھی تھے، خواجہ صاحب بھی تھے، تو سعودی عرب کا وزٹ کیا ہے، اور سعودی عرب کا وزٹ جو ہے وہ یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، کوئی بہت بس لالی پاپ ہی ہے، اور ایم او یوز ہیں، مفاہمت کی یادداشتیں ہیں، وہ بھی سائن نہیں ہوئی، صرف ملاقات ہوئی ہے، اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سعودی عرب کے دورہ مکمل ہونے پہ شہباز شریف سے واپس آ چکے ہیں، جو ان مکمل ہونے پہ جو اعلامیہ ہے وہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی عرب کے ولی عہد کا پاکستان میں $5 ارب مالیت کے نئے سعودی سرمایہ کاری پیکج کے پہلے مرحلے کو جلد پایا تکمیل تک پہنچانے کا عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اب یہ بتا دوں کہ اس وزٹ میں کچھ زیادہ کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی۔ پہلے سعودی عرب اور پاکستان کے اندر درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ریکوڈک میں $25 ارب کے جو شیئر ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، وہ سعودی عرب حاصل کرے گا، وہ شیئر سعودی عرب لے لے گا، اور اس سلسلے میں جو ریکوڈک پہ کینیڈا کی کمپنی ہے وہ کام کر رہی ہے، اور 50% اس کا شیئر ہے، 50% پاکستان کا شیئر ہے، جس میں بلوچستان کا 25% اور 25% فیڈرل گورنمنٹ کا، یعنی $50 ارب 50 ارب لے کے جائیں گے جی، وہ کمپنی لے کے جائے گی کینیڈا کی، اور $50 ارب پاکستان کو ملنے ہیں، 25 وفاق کو، 25 بلوچستان کو۔ تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی بہت عرصے سے کہ شاید ریکوڈک، کیونکہ بات چیت بھی ہو گئی، ریکوڈک میں کام کرنے والی کینیڈین کمپنی اس نے اوکے بھی کر دیا، اور سعودیہ کے ساتھ اس نے کام کرنے سے بھی آمادگی ظاہر کی، لیکن اب جو ہے وہ $25 ارب والی سرمایہ کاری وہ نہیں آ رہی، اور سعودی عرب اس میں ابھی تک سوچ بچار کر رہا ہے۔ شاید اسی لیے جناب عاصم منیب صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ $100 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی، جس میں $25 ارب یہ تھے، لیکن وہ بھی نہیں آئی، اور باقی پھر ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنا تھا، لیز پہ دینا تھا، ہمارے جو مین ایئرپورٹس ہیں وہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا ہے، تو اس طریقے سے کوئی حوصلہ افزا بات نہیں آ رہی۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے الصفا پیلس مکہ مکرمہ میں ایک باضابطہ ملاقات کی، اور یہ اعلامیہ ہے۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف صاحب نے سعودی عرب کی غیر متزلزل حمایت اور مہمان نوازی پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا، دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت کا محور دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے راستے تلاش کرنا تھا۔ ملاقات میں پاکستان کی معیشت میں سعودی عرب کے تعاون کو سراہا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان کاروبار اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تعاون بڑھانے کے باہمی عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں $5 ارب مالیت کے نئے سعودی سرمایہ کاری پیکج کے پہلے مرحلے کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی تشویشناک صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کی علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کو روکنے اور انسانی جانی نقصان کو کم کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیل پر دباؤ بڑھائیں تاکہ وہ اپنے غیر قانونی اقدامات سے باز آئے اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کریں۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں بلا روک ٹوک انسانی امداد کی رسائی کی ضرورت پر زور دیا۔
उन्होंने सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली की मुतल्लिका करारदादों के साथ साथ अरब अमन इकदाम के अमल को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया, जिसका मकसद एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम, दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम हो, क़याम के लिए एक मुनसिफ़ाना और जामी हल तलाश करना है। दोनों फ़रीक़ैन ने ख़त्े में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात बिलख़ुसूस जम्मू कश्मीर के तनाज़े को हल करने के लिए दोनों मुल्कों के दौरान बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सऊदी वलीअहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दी, जिसे वलीअहद ने कबूल कर लिया। अब जी ये जो वलीअहद का दौरा है मोहम्मद बिन सलमान का, ये मैं आपको बता दूं, खबर है और मुस्तनद खबर है कि इन्होंने कहा था, रिक्वेस्ट की गई थी MBS से कि आप शहबाज शरीफ साहब की जो ओथ टेकिंग है या फिर 23 मार्च की तकरीब थी उसमें आप शरीक हों। ओथ टेकिंग में तो नहीं हो सके तो 23 मार्च की तकरीब में शिरकत की दावत दी गई थी। तो 23 मार्च की तकरीब में भी MBS नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपने भाई को भेजा था, छोटे भाई को, वज़ीर दिफा को। तो एक तो ये है। दूसरा, अभी इन्होंने सऊदी वलीअहद को जल्द पाकिस्तान दौरा करने की दावत दी थी। ये उस वक्त भी दावत दी गई थी 23 मार्च के मौके पे, लेकिन नहीं आए और अब फिर दोबारा दी गई है। और उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि दौरा क्यों नहीं हो रहा। दौरा इसलिए नहीं हो रहा कि अभी तक कोई सॉलिड किस्म की ऐसी दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मुआहदे किए जाएं, क्योंकि आपने देखा ये सारा एलामिया पढ़ के मैंने सुनाया जो इसमें कोई ऐसी वो कहना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें 2 और 2 4 की तरह कहा गया हो कि ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है। इसमें कहा गया कि जो $5 अरब की एक MOU साइन हुआ है कि हम करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके पहले फेज को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। यानी अभी ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो बिल्कुल इसके मुख्तलिफ हैं। अभी कागज़ों में, पेपर्स में चल रही है ये इन्वेस्टमेंट और उसके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है, जो कि अभी तक नहीं हो सका। तो ये है सिचुएशन जनाब, ये है मामला। और दूसरा एक और भी बता दूं कि ईद के एक दिन पहले, ईद से एक दिन पहले हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को ईद उल फितर का बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है, और वो तोहफा है नेपरा ने बिजली ₹4.52 फी यूनिट महंगी कर दी है। और ये इजाफा जो है वो कहते हैं फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में किया जाएगा, यानी कि पिछले महीनों से किया जाएगा 1 फरवरी से। तो 1 फरवरी से मार्च और मार्च से अप्रैल, तो अब जो बिल आएगा वो और उससे अगला बिल, 2 महीनों का बिल जो है वो सारी की सारी ये फ्यूल एडजस्टमेंट जो है एक एडिशनल आपके लाइबिलिटी आएगी, और उसके लिए आप तैयार हो जाएंगे, आप बिल देने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो ये है इस वक्त की इत्तलाआत और ये सिचुएशन। तो देखिए क्या होता है जनाब, आज कौन सी अच्छी खबर बरामद होती है। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि आज एक और भी बता दूं कि आज इमरान खान साहब ने एक कॉल दी हुई है कि आज 9 अप्रैल है। आपको मालूम है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब किया था। इस बारे में जो डिटेल है, तफसीली व्लॉग जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह लाइव सेशन जो हम करेंगे उसमें करूंगा। और क्योंकि हम भी उस दिन वजीर आजम हाउस में मौजूद थे और अपनी आंखों से आखिरी 4 घंटे की कार्रवाई देखी, और इमरान खान साहब ने आखिरी 4 घंटे में क्या हुआ और कौन से फौजी अफसरान आए और कौन से गए, और उस रात किसने कमजोरी दिखाई और किसने मजबूती दिखाई, वो आंखों देखा हाल जो है वो सारे का सारा इंशाल्लाह लाइव सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही दिलचस्प मालूमात पर मबनी बराह रास्त मालूमात, उसमें शहीद अरशद शरीफ का भी, वो भी मौजूद थे उस रात उधर ही, और मैं भी उधर मौजूद था। तो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन फिल वक्त इमरान खान साहब ने कहा है कि आज रात जो है मगरब के बाद पाकिस्तान के गली कूचे हर जगह पे पाकिस्तान के अवाम बाहर निकलें, पुरअमन तौर पर निकलें और सॉलिडरिटी शो करें और एहतजाज करें रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ। आज पूरे 2 साल हो गए हैं रजीम चेंज को, दूसरी बरसी है रजीम चेंज ऑपरेशन की, तो उसके बारे में आज मनाई जाएगी। तो देखते हैं जी क्या होता है। इस दौरान बहुत कुछ हुआ और बहुत सारी क़यामत जो है वो पाकिस्तान के अवाम पर ढाई गई, पाकिस्तान पर भी ढाई गई, पाकिस्तान के अवाम पर भी ढाई गई। जो रजीम चेंज ऑपरेशन जो एक साजिश के तहत किया गया था और बैरूनी मुदाखलत पर किया गया था, उससे कोई खैर बरामद नहीं हुई, और नहुसत के जो साए हैं वो आज तक पाकिस्तान पे मंडला रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सफ़र कर रही हैं, माएँ बहनें बेटियाँ, उनको भी भुगतना पड़ा, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी। लेकिन ये फस्तायत का दौर जो है अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि कल जो कैदी रिहा किए गए
9 मई के इल्ज़ाम में जो पकड़े थे, नए कैदी रिहा किए गए, उससे एक तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।